हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इस वन शॉट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर नंबर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो, इस पूरे वर्ल्ड में नंबर्स को दो तरीकों से बांटा गया है। एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसे नंबर जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, अब फर्दर रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे q जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आपसे 3/5 तो यह एक रेशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं आपसे 4/7 तो यह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3 या फिर पाई, ये जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? इर्रेशनल है। फिर फर्दर अगर आप देखोगे तो रेशनल नंबर को कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट्स में। एक है फ्रैक्शन और दूसरा है इंटीजर्स। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो अभी अब मैंने लिखा है 3/5 वह एक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आप कुछ इंटीजर्स को भी लिख देते हैं जैसे कि 3, तो यह एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके, अब इंटीजर्स को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला होता है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है जीरो इंटीजर और तीसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। इस पॉजिटिव इंटीजर को आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इनकी शुरुआत ही होती है 1 से। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3। आप पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। और अगर आपने इस पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंटीजर को शामिल कर लिया तब बनता है होल नंबर। और इस होल नंबर में, ठीक है, स्टार्टिंग होती है जीरो से, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आई होप आपने कुछ नंबर्स इस तरीके से सीख लिए जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये सारे नंबर्स पता होने चाहिए। चलो एक और नंबर के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर या तो वो खुद होते हैं, ठीक है, या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होते हैं। सपोज अगर हम बात करें 2 के बारे में, तो इसका जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 है, इटसेल्फ है, या फिर 1 है। अगर हम 3 के बारे में बात करें तो 3 के केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 3 या 1। ठीक है, यानी कि अगर कोई नंबर जिसके फैक्टर इटसेल्फ वह खुद हो या फिर 1 हो तो वह कहलाता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक और नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नंबर बच्चों जो कि प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है? कंपोजिट नंबर की शुरुआत होती है 4 से। 4 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि यह एक प्राइम नंबर नहीं है। इसी प्रकार 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप कहोगे सर क्या एक कंपोजिट नंबर है? नहीं, ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कंपोजिट नंबर की शुरुआत होती है 4 से। ठीक है, चलो मेनली इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? तो देखो, आपको इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ना है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ना है। तो बारी बारी से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर लेमा है क्या। देखो, लेमा एक तरीके का प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम। इसको भी आप समझ लीजिए क्योंकि दोनों चीजें यूज होने वाली हैं इस चैप्टर में।
तो एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिनके माध्यम से या जिनके हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। और मॉडर्न जमाने में, ठीक है, एल्गोरिदम और लेमा में कोई भी डिफरेंस नहीं रखा गया है, ये दोनों ही चीजें को सेम कर दिया गया है। तो जब भी मैं लेमा बोलूं या फिर एल्गोरिदम बोलूं तो आपको ये दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करनी चाहिए कि हाँ ये दोनों चीजें सेम ही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखने वाले हैं, ठीक है। ये होता क्या है, देखिए, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b और ये इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि यह एक रिलेशन को फॉलो करती है, जिस रिलेशन की वैल्यू है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r की वैल्यू है 0 के इक्वल या ग्रेटर या फिर b से लेस देन। ये है क्या, इसको सीखने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सपोज आप 12 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 12 को डिवाइड करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, यहां पे रिमाइंडर क्या बच गया 2, ठीक है, रिमाइंडर 2 बच गया। कोसेंट कितना आया 2 आया, यहाँ पे डिविडेंड कितना है 12 है, और यहाँ पे डिवाइजर क्या है 5 है। तो इस 12 को आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो 5 इंटू 2 प्लस 2 है क्या, ये जो 12 है ये आपका है डिविडेंड। इस चीज को एकदम अच्छे से समझिए, तभी जाके ऊपर वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। 12 डिविडेंड है और ये 5, ठीक है, डिवाइजर है, ठीक है, इंटू 2 कोसेंट है, ठीक है, जिसको मैं Q से डिनोट कर देता हूं, और R क्या है, रिमाइंडर है, जो कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, R रिमाइंडर है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यही स्टेटमेंट कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। इस चीज को आप समझिए ध्यान से। तो B क्या है, B डिवाइजर है, A क्या है, डिविडेंड है, ठीक है, और R क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी, समझिएगा, रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवाइजर से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है, उससे हमें छोटा ही रखना है। एंड दैट्स व्हाई ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको फॉलो कराना पड़ेगा हर बार। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 13 को डिवाइड करिए आप 3 से, तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर बच गया 1। तो यहाँ पे 13 को आप कैसे लिख सकते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो आप बोलोगे 13 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 1। अगर आप इस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो क्या पाओगे आप, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो 13 है, ठीक है, जो कि डिविडेंड है। b की वैल्यू क्या है 3 है, जो कि क्या है, डिवाइजर है। q की वैल्यू क्या है, जो कि कोसेंट है 4, एंड r की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर। आप देखो यहाँ पे जो r है वो 1 आया, और r इस डिवाइजर से कम है। इस रूल को आप फॉलो करना पड़ेगा, है ना, आपको फॉलो ही करना पड़ेगा कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर या इससे बड़ी, या फिर डिवाइजर से छोटी, जो कि यहाँ पे क्या है 3 है। अब बताओ r की वैल्यू 3 से छोटी है या नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये सीखना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चीजों को सीखते हैं। देखो, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम 2 नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं, 2 से अधिक नंबर्स हो तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे निकालोगे, तो सिंपली 2 नंबर्स दे रखे हैं 594, ठीक है, एंड 252। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 594 को 252 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। जब आप इसको
मल्टीप्लाई कराओगे और ऐड करोगे 90 को, तब जाके आएगा 594। अगर आप इसको देखना चाहते हो ये मैंने कैसे करा, तो आप सिंपली 594 जो कि एक बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है, जो भी दो नंबर्स दिए रहेंगे उस बड़ी क्वांटिटी को डिवाइड करिएगा उस छोटी क्वांटिटी से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में कट होगा, कट तो नहीं होगा बट हाँ इसको देखो इससे कम ही आएगा। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 5 2 जा 10, ये 5 हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, 90 आ जाएगा। तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, तो इसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, 252 इज इक्वल्स टू 90 इंटू, अब 90 से डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो 90 है और जो डिविडेंड है वो क्या है, 252 है। तो 252 को 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बारी में जाएगा और ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा इसका 72। अभी भी आप देख सकते हो 72 आया है रिमाइंडर, जो कि 0 नहीं है। हम ये तब तक प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर यानी कि r 0 ना हो जाए। तो अगली लाइन से 90 को डिवाइड करेंगे जो कि एक डिविडेंड बन जाएगा और 72 एक डिवाइजर बन जाएगा। इसको एक बार में इस प्रकार से कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा जा सकता है 18। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आपको इसी तरीके से सिंपली अगर कर लेना है, अगर आप नहीं कर पा रहे लाइन बाय लाइन। ओके, नाउ अभी भी देख सकते हो आप कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 72 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि ये पूरी तरीके से कट जाएगा और रिमाइंडर अब जाके हुआ है 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यहाँ का जो आप डिवाइजर देख रहे हो इसी को बोलते हैं HCF। ठीक है, तो इन दो नंबर्स का यानी कि HCF ऑफ 252 एंड 594 इज 18। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो। एक और क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is an integer। ठीक है, आप क्या करो, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो a, ठीक है, एंड एक b ले लो, एक वैल्यू ले लो b के लिए 6। ठीक है, एक b एक पॉजिटिव इंटीजर है ये भी, जो कि वैल्यू किसकी है, 6 के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करें, तो a की वैल्यू आप लिख सकते हो 6q प्लस r। अब आप कहोगे सर r क्या है, तो r एक रिमाइंडर है और इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो कहां से कहां तक होगी, अगर आप रूल को ध्यान में रखे हो तो r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी और b से छोटी। आप b कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे b क्या है, 6 है, इट मींस 6 से छोटी लेनी है। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि r एक इंटीजर है ना, r एक इंटीजर है एंड दैट्स व्हाई r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5। क्या 6 होगी, नहीं 6 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 6 से क्या है, लेस देन है। तो इतने वैल्यूज हो सकते हैं r के। अब इस वैल्यू को, r की वैल्यू जो आई है 0, 1, 2 है ना, इस तरह की जितने भी हैं ये सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से प्राप्त हुई है इसमें आप रख दीजिए। तो आपको a की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जब आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो a की वैल्यू मिलेगी 6q। जब आप r की वैल्यू 1 रखोगे तो a की वैल्यू मिलेगी 6q प्लस 1। 2 रखोगे तो मिलेगा 6q प्लस 2। 3 रखिए 6q प्लस 3। 4 6q प्लस 4 एंड लास्ट में 6q प्लस 5, 5 रखने पर। ओके, तो आप देखो ये 6q है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये 6q है, फिर ये 6q प्लस 2 है, ये 6q प्लस 4 है।
ये 2 के मल्टीपल्स हैं, है ना, यहाँ पे 2 आप आसानी से कॉमन ले सकते हो, यानी ये 2 के मल्टीपल्स हैं। और अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो वो इवन होता है। और हमें क्या करना है, हमें तो ये प्रूव करना है ना कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, ऑड, तो ये तो रेस से बाहर हो जाएंगे, इन्हें हमें कंसिडर ही नहीं करना है, ठीक है। इट मीन्स अगर आपको ऑड इंटीजर्स चाहिए, ठीक है, ठीक है, अगर आपको ऑड इंटीजर्स चाहिए तो किनको किनको कंसिडर करना पड़ेगा, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 एंड 6 क्यूब + 5। और यही तो आपको प्रूव करना था, देखो यही तो प्रूव करना था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 एंड 6 क्यूब + 5, ठीक है। तो किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 या फिर 6 क्यूब + 5, जो कि आपका ये चीज प्रूव हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आखिर ये होता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग सीखते हैं। देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। क्या है ये, इसको सीखते हैं। आपको मैंने सिखा दिया कि कंपोजिट नंबर होते क्या है, लेक्चर की स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था। तो देखो, ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। और इनकी शुरुआत कहां से होती है, 4 से, ठीक है। 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, इसी प्रकार 8 एक कंपोजिट नंबर है, एंड सो ऑन, ठीक है। और जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वे प्राइम नंबर नहीं होते हैं। लेकिन एक बहुत ही खास बात, जितने भी ये कंपोजिट नंबर्स हैं ना, इनको प्राइम के, है ना, जो प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 4, ठीक है, 4 को आप क्या लिखोगे, 2 × 2 या फिर 2⁻²। इसी प्रकार 6 को क्या लिखोगे, 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3, ठीक है। इसको फर्दर लिख सकते हैं कुछ नहीं। तो एक बात बताओ, 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है, ये वाला 2 भी प्राइम नंबर है। इसी प्रकार 6 को हमने लिखा है 2 × 3, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। यानी कि एक कंपोजिट नंबर को, ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। सपोज आपने 12 लिख दिया, ठीक है, तो 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 3, है ना, इस प्रकार से लिखते हो, ठीक है। तो ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है, और ये 3 प्राइम नंबर है। यानी कि एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। एंड दिस थ्योरम इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, गुड। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो होता क्या है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके हम लोग कुछ चीजें प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं, तो हम लोग इर्रेशनैलिटी किसी भी नंबर के प्रूव करते हैं कि कोई भी नंबर इरेशनल है या नहीं है। इसको अगर बताना है तो किस थ्योरम का यूज करके हम लोग बता सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, तो और हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको सीखिए आप सभी लोग। सपोज आप 10 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, डिवाइड करिए, तो 4 × 2 = 8, 2 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, डेसिमल लगा देते हैं, ये 20 हो जाएगा, 4×5 = 20, ठीक है, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। इट मींस ये डेसिमल के बाद आप देख सकते हो इसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा, ये यहीं पे रुक चुका है, यानी 2.5, ये आपका आंसर है। ओके, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन सपोज एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। सपोज 10 को ही डिवाइड करो आप 3 से, ठीक है, 3×3 = 9, 1 हो जाएगा रिमाइंडर, डेसिमल लगा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, फिर से इसको डिवाइड करते हैं, 3×3 = 9, ठीक है, फिर से वही सेम चीज रिपीट हो रही है, डेसिमल लगा ही हुआ है, 10 हो जाएगा, 3×3 फिर से 9, एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। यानी आप देख पा रहे हो ये 3 कैंसिल ही नहीं हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। इसका जो एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये चीज हम बता सकते हैं किसका यूज करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके। ओके, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। देखो
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का है ना, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टर करके है ना हमें ये बताना है कि इन दोनों ही नंबर्स का एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप 126 को क्या लिख सकते हो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में? अगर देखा जाए तो 126 को लिखा जा सकता है इस प्रकार से। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 12, 3 2 6। ओके, 2 से तो कट होगा नहीं, 3 से कट करते हैं। ठीक है, 3 से कट करते हैं, 3 2 6 एंड 3 1 3। फिर 3 से कट करते हैं, 7 3 21, 7 से कट करते हैं। ठीक है, यानी कि 126 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब हम लिखेंगे 156 को। ठीक है, तो 156 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आराम से देखना। ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो 7 2 14 एंड 8 2 16। ओके, 2 से डिवाइड करो इस 3 2 6 एंड 9 2 18। 3 से कट करते हैं 13 एंड लास्ट में 13। इट मीन्स 156 को लिख सकते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अगर हमें एचसीएफ बताना है बच्चों, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपको बताना है एचसीएफ, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का मतलब। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि हाईएस्ट ग्रुप से कॉमन है। ठीक है, उन्हीं को हम लोग लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहां भी 2 है, यानी ये कॉमन है, तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, यानी ये भी कॉमन है। इट मीन्स इसको भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे 3 है, लेकिन क्या बाद में यहाँ पे 3 मिल रहा है? कहीं पे नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार 7 नहीं है, यहाँ पे 13 है, ऊपर है ही नहीं। यहाँ पे 2 है, इसका साथ देने के लिए ऊपर कोई है ही नहीं। सिर्फ एक ही 2 था जो कि इसका साथ दे पा रहा था, और यहाँ पे एक 3 था जो कि इसका साथ दे पा रहा था, यानी कि कहने का मतलब है कॉमन था। एंड दैट्स व्हाई इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 2 6। इट मींस आंसर होगा 6। तो इस क्वेश्चन का यानी कि 126 एंड 156 का जो एचसीएफ होगा बच्चों, वो क्या होगा? 6 होगा। ओके, अब हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप एक बात बताओ, एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हमको है ना ऐसे वैल्यूज लेने हैं जो कॉमन तो हैं, ठीक है, कम से कम कॉमन, और अधिक से अधिक तो कितनी ही बार हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 2 तो कॉमन था ही, तो 2 को लिख देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बच रहा था, इस 2 को भी लिख देते हैं। फिर देखो 3 कॉमन मिल पा रहा था, एंड दैट्स वाई 3 को भी लिख देते हैं। अंत में ये भी 3 बेचारा बच जा रहा था, इसको भी हमें लिखना ही पड़ेगा। 7 भी बच जा रहा था, इसको भी लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट में 13 भी बच जा रहा था, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। इन सारे नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा 3276, जो कि इसका एलसीएम होगा। ठीक है, आप सोच पा रहे हो ना ये क्यों मैंने कंप्लीट तरीके से ले लिया? क्योंकि देखो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, हमें कॉमन वाला तो लेना ही लेना है। ठीक है, बात याद रखना, हमें कॉमन वाला तो लेना ही लेना है, साथ में ऐसे भी नंबर्स लेने हैं जो कि कॉमन ना मिल पा रहे हो। ठीक है, अगर वे एक बार आए हैं तो एक बार, कम से कम लीस्ट एक बार तो आया ना, कम से कम एक बार, है ना, तो उस एक बार को भी हमें लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 7 सिर्फ ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ये केवल एक बार आया है, लेकिन फिर भी हमने लिया है। ठीक है, तो ये लोएस्ट बार जितनी बार भी आप आ रहे हैं ये लोग सबको हमें लेना पड़ेगा, और तब हम निकाल पाएंगे क्या? एलसीएम। और इस तरीके से, इस मेथड से जो आपने एलसीएम निकाला या फिर एचसीएफ निकाला, ये किस मेथड से निकाला? तो ये आपने निकाला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 148, 185 इज इक्वल्स टू 37, यानी कि दो नंबर्स हैं,
एक है 148 और एक है 185 और इसका जो HCF है बच्चों वो है 37। तो बोला जा रहा है कि बताओ इसका LCM क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। देखो फार्मूला क्या है, देखो HCF इंटू LCM। अगर आप किसी दो नंबर का HCF और LCM निकालना चाहते हैं तो उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो उन दोनों ही नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। आखिर ये क्या है, सपोज यहां पे एक नंबर है 148 है ना, एक है 185, तो इन दोनों ही नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो यानी 148 मल्टीप्लाइड बाई 185 तो ये बराबर होगा बच्चों किससे, HCF, इनके HCF और इनके LCM के मल्टीपल के। ये है फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे, ठीक है। इस एक वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम मैंने दिया हुआ है क्या, वन शॉट, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में HCF की वैल्यू दे रखी है 37, तो ठीक है यार पुट कर देते हैं 37 मल्टीप्लाइड बाई LCM हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, 148 मल्टीप्लाइड बाई 185। एक काम करो, इस 37 से इस 148 को कट करो, कितने बार में कट होगा, 4 टाइम्स में कट हो जाएगा, एंड 4 को मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, 185 में। जब 4 को मल्टीप्लाई कराओगे 185 में तो क्या आएगा, तो आएगा 740 यानी कि 740, ठीक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इस वाले फार्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सो डैट 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें शो करना कि यह एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, डेफिनेशन आपको याद है, आई होप आपको याद होगा कि कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर नहीं होता है, और हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनके प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो यार इसको प्रूव करते हैं, इसको शो करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप दिए गए क्वेश्चन को ऐसे पुट कर दो, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 13 है और यहाँ भी 13 है, यानी कॉमन है, कॉमन ले लो आप, 13 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 5 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से 11 5 जार कितना होता है, हाँ 11 5 जार होता है 55 प्लस 1 ये हो जाएगा 56। अच्छा 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, ओके। आप खुद बताओ क्या ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। इसको अगर आप अरेंज फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। आपको सिखाया गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के, है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो इस दिए गए नंबर को हम लोग इसी फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एंड दैट्स वाई यह एक नंबर, जो भी नंबर ये दिया गया था वह क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर इसलिए क्योंकि हम लोग इस दिए गए नंबर को, ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इनके क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बता दिया गया था, ठीक है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो पहला मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग प्रूव कर सकते हैं किसी भी नंबर के बारे में कि वह इरेशनल है या रैशनल है, ठीक है। इरेशनलिटी हम लोग प्रूव कर सकते हैं किसका यूज करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके। तो सिंपली ये है क्या, इसको सीखते हैं। देखो अगर कोई प्राइम नंबर दे रखा है p, ठीक है, और p डिवाइड्स, ठीक है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कोई भी एक नंबर है a, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है a और a का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है ये p, ठीक है, समझिएगा,
ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है ये पी, देन पी आल्सो डिवाइड ए, ठीक है। यानी कि अगर आपसे मैं बोलूं ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पी, इट मींस पक्की बात है कि ए को डिवाइड कर सकता है पी, है ना। बड़ी आसानी से ये प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, इसका यूज करके। कैसे, देखो क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? पहले देखो, इसको अगर प्रूव करना है तो इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे, ठीक है। कंट्राडिक्शन क्या होता है? देखो बोला गया है ना कि प्रूव करिए कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। हम लोग मान के चलेंगे कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। चलो मान लेते हैं कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है, कंट्राडिक्शन है, ठीक है। तो लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। याद करो, अगर कोई रेशनल नंबर होता था तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना दिया a बाई बी का, क्योंकि रूट 2 एक रेशनल नंबर हमने मान लिया, इट मींस हम इसे a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। a एंड b, ठीक है, के पास कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, तभी तो वो a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा रहा है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा रहा है। कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम एक और टर्म में बोलें तो a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, ऐसे भी बोल सकते हैं कि को प्राइम वही नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है, सिर्फ एक को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो रूट 2 b इज इक्वल्स टू आएगा a, ठीक है। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो रूट 2 हट जाएगा, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, ये a स्क्वायर है ना, इस a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है बहुत ही इजीली तरीके से, इट मींस, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि a स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म को, इट मींस 2 divides a square, which implies that 2 divides a, है ना। 2 डिवाइड a, क्योंकि अभी हमने ये सिखाया एप्लीकेशन में, अगर अभी एक बात करें जस्ट पीछे वाले स्लाइड पे, तो ये तो मैंने सिखाया कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है a, यानी कि a का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और अगर इसको कोई नंबर p डिवाइड कर रहा था तो यह p डिवाइड करेगा a को भी, यही तो हमने बताया था, ठीक है। तो हमने इतना सीख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर जो 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है, इट मींस हम लोग लिख सकते हैं कि जो a है वो एक 2 का मल्टीपल है, तो 2k लिखा जा सकता है बहुत ही आसानी से। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इस इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू 2k हम पुट कर देते हैं, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। हमने a की जगह पे 2k पुट कर दिया, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टू जा 4 k स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2k स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से देखना आप ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर, इसको ये 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो b स्क्वायर है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, इट मींस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और अभी को अगर आप एप्लीकेशन का यूज करोगे तो पाओगे कि अगर 2 डिवाइड करता है b को, ठीक है, अगर 2 डिवाइड करता है, सॉरी 2 डिवाइड करता है b स्क्वायर को, इट मींस 2 डिवाइड करेगा b को, 2 डिवाइड b। एक स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे है 2 डिवाइड्स a,
और एक स्टेटमेंट यहाँ पे है 2 डिवाइड्स बी। एक बात बताओ, अभी को तो हम मान के चले थे ना कि ए और बी रेशनल नंबर है, इट मींस इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, सिर्फ एक को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पे तो एक कॉमन फैक्टर मिलने लगा, वो क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है बी को भी, यानी एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है ए को, यानी ये भी एक कॉमन फैक्टर है, यानी 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, यानी कि कंट्राडिक्शन मिल रहा है। जो हम मान के चले थे उसका जस्ट अपोजिट मिलने लगा। इट मीन्स हमने ये जो माना था ना, हमने ये जो माना था ये क्या था, गलत माना था। हमने क्या माना था, √2 एक रेशनल नंबर है, हमने ये गलत मान लिया था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी हो गया, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट √2 इज इर्रेशनल। तो चलो बच्चों, हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 + √3 को प्रूव करना है कि यह एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं इसको। तो वही अपना कंट्राडिक्शन वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि लेट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने ये मान लिया कि यह एक रेशनल नंबर है, तो उस हिसाब से 2 + √3 को लिखा जा सकता है a/b के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर है। इट मींस √3 इज इक्वल्स टू a/b -2। अब एक बात बताओ आप, अगर a/b एक रेशनल नंबर है तो a/b -2 भी तो एक रेशनल नंबर होगा, और √3 एक इरेशनल नंबर है। अभी जस्ट हमने प्रूव किया, जस्ट पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि √2 प्रूव करो कि एक इरेशनल नंबर है। तो जब √2 को हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वह इरेशनल है, तो उसी प्रकार से √3 को भी तो प्रूव कर सकते हैं कि वह इरेशनल नंबर है। तो इसका एक साइड है इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, और दूसरा साइड बोल रहा है कि हम तो सर रेशनल हैं, हम तो क्या है, रेशनल है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही साइड के दो चीजें अलग अलग बातें बोल रही हो। अगर अलग अलग बातें बोल रही हैं तब तो इक्वली नहीं होना चाहिए। इट मींस ये कंट्राडिक्शन पैदा हो गया है ना। इट मींस हम लोगों ने जो माना था कि लेट 2 + √3 इज रेशनल नंबर, वो क्या था, गलत था। एंड दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई 2 + √3 इज इर्रेशनल। प्रूव हो गया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कंट्राडिक्शन का यूज करके चीजों को प्रूव कर सकते हैं। तो हमने आपको सिखा दिया कि कैसे इरेशनैलिटी ऑफ नंबर हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा यूज। अब वह क्या है कि कोई भी डेसिमल नंबर को टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मैंने सिखाया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वह डेसिमल होता है, वह डेसिमल नंबर होता है जिसको, सपोज दैट मान लो लिखा है 2.5, ठीक है, तो 2.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं, है ना, रेपिटेशन नहीं हो रहा है 555 या 33 या इस टाइप की जो भी चीजें हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है सपोज अगर ये ऐसे ही लिखा रहता 2.3333, ठीक है, एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखो ये एंड हो जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये टर्मिनेटिंग है। तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो हम लोग सिंपली कुछ चीजों का यूज करेंगे जो कि आपको सीखना होगा। सपोज मान लेते हैं कि x एक रेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि x क्या है, एक रेशनल नंबर है। वो सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, p/q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ एक x नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर होगा तो रेशनल नंबर हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो x एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, लेकिन कब, जब हम इसके डिनोमिनेटर को यानी q को इस फॉर्म में लिखते हैं। कौन सा फॉर्म है सर, तो 2m × 5n। ये है क्या, इसको सीखो। देखो सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि चेक करो कि क्या दिया गया नंबर एक डेसिमल, जो सॉरी, क्या यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सपोज दैट मैंने दिया हुआ है 3/10। ठीक है, तो 3/10 को क्या लिख सकते हो आप, 3/2 × 5। इट मीन्स जो ये डिनोमिनेटर था ना, यानी जो क्यू था, यानी कि 10, उसको हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, 2 × 5, और वो इसके फॉर्म में लिख पा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ये जो रेशनल नंबर है यह क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज लिखा हुआ है 51 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, इस प्रकार से एक नंबर लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, 50 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना, लिख सकते हो ना। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, देखना, 2 इंटू 5 टू द पावर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 टू द पावर m इंटू 2 टू इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये है, इसका डिनोमिनेटर, है ना। तो अगर इस फॉर्म में है, इट मींस 51/50 क्या है? एक टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अदरवाइज ये क्या होता? नॉन टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा, m और n क्या है, समझ पा रहे हो ना? m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो पावर्स के फॉर्म में है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। चलो, हमने बात कर ली टर्मिनेटिंग के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे? वही जो डिनोमिनेटर q था ना, अब वह 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अभी देखो, 50 था नीचे, ऊपर 51 था, तो ये 50 को हम लोग किस फॉर्म में लिख पा रहे थे? 2 इंटू 5 टू द पावर 2, है ना, यानी 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई 51/50 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था। लेकिन अगर यही जो इसका डिनोमिनेटर है यानी 50 है, मतलब कुछ और नंबर होता और 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में न लिख पाते हैं, तो वो होता क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसे होता है? क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं कैसे। देखो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग प्रूव करना है, मतलब दिखाना है कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, आप समझ जाओगे है। तो पहला क्वेश्चन है 31/50। ठीक है, तो 31/50 को क्या लिख सकते हो आप कहोगे सर अभी को आपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा था 50 को, तो इसको लिखते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 आसानी से लिख सकते हैं। इसको और फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 टू दी पावर 2, है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है, ये किस फॉर्म में लिख जा रहा है? ये लिख पा रहा है 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में, एंड दैट्स वाई यह क्या है? यह जो नंबर है यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्या है? यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और क्वेश्चन है 17/62। हमें ये शो करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलो इसको देखते हैं। 17/62 को आप लिख पा रहे होगे इस प्रकार से। 17/62 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 31। क्या इसको फर्दर कुछ और लिखा जा सकता है? नहीं। आप देख सकते हो यहाँ जो डिनोमिनेटर है ना, देखो बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, यहाँ पे 31 आ गया, जबकि होना क्या चाहिए था? 5 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। 31 क्या कर रहा है? तो जब यहाँ पे 31 है तो इट मींस यह जो नंबर है, ठीक है, यह क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो जब ये वाला फॉर्म बन जा रहा होगा तब तो हम बोलेंगे क्या? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज अगर ये फॉर्म नहीं बन पा रहा होगा तब वह कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 53 बाई, ठीक है, 53/125। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 53 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप कहोगे सर
ये तो नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा है। नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखना ध्यान से, 2⁻0, ठीक है, इंटू 5⁻3, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। इट मीन्स यह भी एक क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है बच्चों, क्योंकि यह 2m इंटू 5n के फॉर्म में लिखा जा रहा है। और याद करो m और n क्या होते थे, तो m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, बस निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो तो हो ही सकता है, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जीरो तो हो ही सकता है, ठीक। इट मींस ये जो दिया गया नंबर है वह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या आपको समझ में आ गया? अगर हाँ तो एक लाइक कर देना यार, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया सिर्फ एक वीडियो में। ओके।